यूनिवर्स को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। इट इज पॉसिबल दैट नथिंग कॉज द बिग बैंग, नथिंग। तो ऐसा कैसे हो गया कि इतना मैसिव यूनिवर्स अपने आप स्टार्ट हो गया? सबसे पहला जो वीडियो है वो मैं बनाना चाहता हूं इस बुक पर, जो स्टीफन हॉकिंग की अनफॉर्चुनेटली लास्ट बुक थी। बुक का नाम है ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है और हर किसी को इसे पढ़ना चाहिए। जो भी बड़े क्वेश्चन है लाइफ में, उन सबको अगर आप अपने अंदर समेटे हुए हैं, दबा कर बैठे हैं, तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और इस बुक में जो बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, जो कि अक्सर हम उनको नकार देते हैं, तो उन क्वेश्चन का आपको टू द पॉइंट आंसर मिलेगा। लॉजिकल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से आपको उन क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। सबसे पहले तो इस बुक का जो प्रीफेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे चैनल का या चैनल्स का भी मेन मकसद है कि वाई वी मस्ट आस्क बिग क्वेश्चंस। क्यों पूछने चाहिए क्वेश्चन हमें, क्यों हमेशा हमें क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए। ऐसा क्या हो जाएगा क्वेश्चन पूछने से? ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी हाथों हाथ मिल जाए, पर अगर हमने प्रश्न पूछना बंद कर दिया तो जो हमें कल को या परसों या अगले हज़ारों सालों में जो आंसर मिलने वाले थे वो हमें कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम उन क्वेश्चंस को अपने अंदर ही बंद कर देंगे। तो हमें प्रश्न पूछना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए और न ही अपने यंगर जनरेशन में इस टेंडेंसी को ख़त्म करना चाहिए। इसी सिलसिले में जो सबसे पहला बड़ा प्रश्न है वो है कि इज़ देयर अ गॉड, जो कि स्टीफन हॉकिंग उसका आंसर बहुत ही साइंटिफिकली देने की कोशिश करते हैं, बिना किसी विवाद में फंसे हुए। और जो भी हम इस प्रश्न का भी आंसर देंगे अगर इस वीडियो में, वो होंगे इस किताब के बेसिस पर। तो बोल मैं रहा हूं, पर शब्द हैं स्टीफन हॉकिंग सर के। पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं किसी भी धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये बिल्कुल रिलीजन न्यूट्रल वीडियो है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक ऐसी शक्ति की, एक सुप्रीम पावर की, जिसको लोग भगवान अल्लाह या गॉड बोलते हैं। तो बेसिकली हॉकिंग साहब ये बताते हैं कि साइंस और रिलीजन दोनों की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो रिलीजन था हमारा अर्ली अटेम्प्ट अपने आसपास के यूनिवर्स को, अपने आसपास के सराउंडिंग को जानने के लिए। अब चूंकि इंसान क्यूरियस हैं बाय नेचर, उनके पास हमेशा से प्रश्न होते हैं, बट उन प्रश्नों का जवाब कभी कभी नहीं होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले गए रिलीजन की शरण में कि जो भी मिस्टीरियस प्रश्न थे कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, कोई नेचुरल फिनोमिनन क्यों होता है, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, या कोई भी मैकेनिज्म किसी भी तरह का, उसको जानने के लिए हमने बनाया रिलीजन। अब धीरे धीरे जैसे साइंस का उद्भव हुआ, साइंस बना, तो वो सारे आंसर्स जो रिलीजन देता था या देने की कोशिश करता था, उनका बेहतर एक्सप्लेनेशन हमें साइंस की मदद से मिलने लगा। तो इस बुक में स्टीफन हॉकिंग यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भगवान है, अगर है तो क्या उस भगवान को हम ठीक से डिफाइन कर पा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं कि अगर आप मानते हैं कि लॉज आर द वर्क ऑफ गॉड, यानी कि जो जितने भी नियम यूनिवर्स में चल रहे हैं वो भगवान के बनाए हुए हैं, तो आप इस स्टेटमेंट से भगवान को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, भगवान को सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं कि भगवान ये है या भगवान वो है। इसी तरह की गुस्ताखी करने की कोशिश करी थी 300 BCE में एक फिलोसोफर जिनका नाम था एरिस्टार्कस। उन्होंने सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स का सही एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी, क्योंकि उस समय पर ऐसा माना जाता था कि जब गॉड एंग्री हो जाते हैं तब वो मून को अपनी शरण में ले लेते हैं या सन को अपने शैडो में ले लेते हैं। तो उस समय पर पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। तो उन्होंने इस चीज़ को बताने की कोशिश करी कि क्या सच में ये भगवान का काम है या ये कुछ और है। उन्होंने बताया कि जो लूनर एक्लिप्स है, जो चंद्र ग्रहण है, वो बेसिकली अर्थ की शैडो है जो मून पर पड़ रही है, जिसकी वजह से मून हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। और ऐसे ही जो सोलर एक्लिप्स है, चंद्रमा की शैडो है जो पृथ्वी पर पड़ रही है, जिसकी वजह से हमें सूर्य दिखना बंद हो जाता है। तो ये एक की शैडो दूसरे पर पड़ने से होते हैं ये इवेंट, ना कि ये डिवाइन इवेंट है। एरिस्टार्कस ने यही एक रिमार्केबल काम नहीं किया, इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने ये बताया कि जो अर्थ है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, जिसको उनके आने वाले फिलोसोफर्स ने भी प्रोपेगेट किया इस आइडिया को। उससे पहले हम यही माना करते थे कि सभी कुछ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो स्टार्स हैं, ऊपर हमें आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं, वो स्वर्ग या नर्क का फर्श नहीं है, जो पहले ऐसा माना जाता था, बल्कि स्टार्स जो हैं वो हमारे सन की तरह ही दूसरे सन हो सकते हैं। तो इतने पुराने समय में उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि जो यूनिवर्स है वो इस तरह की एक मशीन है जो प्रिंसिपल्स और लॉज पर चलती है, ऐसे लॉज जो हमारा ह्यूमन माइंड समझ सकता है, उनको जान सकता है। और यही लॉज ऑफ नेचर हैं जिसकी वजह से पास्ट, प्रेजेंट और
फ्यूचर वाले इवेंट घटेंगे। तो स्टीफन हॉकिंग फिर यहाँ पर एक सवाल पूछते हैं कि अगर लॉज ऑफ नेचर फिक्स हैं, सभी कुछ फिक्स हैं, तो फिर भगवान का क्या रोल आ जाता है, गॉड का क्या रोल आ जाता है फिर। और यही है मेजर कॉन्ट्राडिक्शन साइंस और रिलीजन के बीच में। अब आइंस्टाइन ये भी बोलते हैं कि कुछ लोग लॉज ऑफ नेचर को ही भगवान मान सकते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, बट जनरली लोग भगवान को, गॉड को, अल्लाह को इस नज़र से नहीं देखते। वो मोर और लेस एक ह्यूमन लाइक बीइंग है जिनके साथ आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है। पर जब आप यूनिवर्स के एक इस वास्ट साइज को देखते हो, गैलेक्सीज अपॉन गैलेक्सीज, तो ये जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा प्लॉजिबल या पॉसिबल नहीं लगता है। अब ये सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आता है कि अगर एक सुप्रीम पावर या भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, अगर मान लिया जाए एक बार को, तो फिर ये यूनिवर्स अपने आप कैसे आ गया, जो कि सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में आता है। स्टीफन हॉकिंग इस बुक में यही समझाने की कोशिश करें कि हाँ, ये यूनिवर्स अपने आप एग्जिस्टेंस में आ गया। कैसे, उसको भी इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ समझाया। यूनिवर्स को समझाने के लिए कि यूनिवर्स कैसे अपने आप एग्जिस्टेंस में आ गया, उसके लिए उन्होंने बोला है कि हमें इमेजिन करना पड़ेगा। यूनिवर्स को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ है मैटर। मैटर यानी स्टफ जो हमारे ऑल अराउंड है, सभी कुछ जो हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, वो सब मैटर है। दूसरी चीज़ जो हमें यूनिवर्स बनाने के लिए चाहिए वो है एनर्जी। एनर्जी जो हम रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, जो स्टार हमारे से 93 मिलियन माइल्स यानी ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उस स्टार की एनर्जी तक को हम बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं। तो वो है एनर्जी जो हमें चलाती है, चलायमान रखती है, इस पूरे पृथ्वी को चलाती है, पूरे सोलर सिस्टम को चलाती है। तीसरी चीज़ जो यूनिवर्स को बनाने के लिए चाहिए वो है स्पेस, लॉट्स ऑफ स्पेस। जो यूनिवर्स है, अगर उसको एक भाषा में हम बोल सकें तो वो एम्प्टी स्पेस है मोस्टली। अब जब हमने मान लिया कि ये 3 चीज़ें हमें चाहिए, पर ये तीनों चीज़ें आई कहाँ से, एनर्जी, मैटर और स्पेस आया कहाँ से, इस बात को बताया एक महान व्यक्ति ने जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। और उन्होंने एक बहुत ही रिमार्केबल चीज़ बताई कि जो मैटर और एनर्जी है वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, यानी मैटर और एनर्जी एक ही चीज़ है और आपस में इंटरचेंजेबल है, जिसे हम जानते हैं बहुत ही फेमस इक्वेशन E=mc² से। तो बेसिकली जब हम जान गए हैं कि मैटर और एनर्जी सेम चीज़ है, तो यूनिवर्स को बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी और स्पेस। अब ये एनर्जी और स्पेस कहाँ से आई? तो एनर्जी और स्पेस आई एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से जिसे कहा जाता है द बिग बैंग। और बहुत सारे लोगों के लिए सवाल वापस से आ जाता है कि एनर्जी और स्पेस लाए भगवान, गॉड, क्योंकि अगर भगवान नहीं है तो क्या ये सारा एनर्जी और स्पेस अपने आप आ गया? अब इस पार्ट पर स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं कि एट द रिस्क ऑफ गेटिंग माई सेल्फ इन टू ट्रबल, आई थिंक ये अपने आप आ गया। पर क्या पूरे यूनिवर्स को बनाने जितना स्पेस और एनर्जी इतने छोटे से अमाउंट में आ सकता है? शायद। और उसके लिए वो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं नेगेटिव एनर्जी का। ये नेगेटिव एनर्जी वो नहीं है जो हम कुछ नेगेटिव लोगों के साथ में फील करते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी है एनर्जी का ऑपोजिट। और उसके लिए वो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको एक पहाड़ बनाना है, तो पहाड़ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? पहाड़ बनाने के लिए आपको एक बहुत ही गहरा खड्डा खोदना होगा। उस खड्डे से जो भी मिट्टी पत्थर निकलेंगे, उस मिट्टी पत्थर से ही आप पहाड़ बनाएंगे। तो जब आपका पहाड़ बनकर तैयार हो जाएगा, तो उस पहाड़ के साथ साथ आपको एक खाली गड्ढा भी मिलेगा। जितना बड़ा पहाड़ होगा उतना ही बड़ा गड्ढा भी होगा। पहाड़ को मान लीजिए पॉजिटिव एनर्जी और गड्ढे को मान लीजिए नेगेटिव एनर्जी। बिग बैंग के समय पर जब यूनिवर्स में इतनी इनॉर्मस पॉजिटिव एनर्जी बनी, तो यूनिवर्स ने उसी समय पर साइमल्टेनियसली उतनी ही नेगेटिव एनर्जी भी प्रोड्यूस करी। अब इसको समझने के लिए आपको देखना होगा, जितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी उतनी नेगेटिव एनर्जी होगी, तो उन दोनों का सम हो जाएगा 0। +1 और -1 को जोड़ा जाए तो उनका सम होता है 0। और स्टीफन हॉकिंग समझाते हैं कि इसी तरह से इतनी इनॉर्मस एनर्जी और स्पेस एग्जिस्टेंस में आया होगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि अगर इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी उस समय पर जनरेट हुई, तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी आज कहाँ है? तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी है जिसे हम कहते हैं स्पेस। और अब वो एक बहुत ही बोल्ड क्लेम करते हैं कि अगर यूनिवर्स एड्स अप टू नथिंग, यानी +1 और -1 जब मिलकर हो जाता है 0, यानी ये यूनिवर्स का टोटल सम अगर 0 है, तो हमें अब इस इक्वेशन में किसी सुप्रीम पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी भी कुछ लोग कह सकते हैं कि मान लिया एक बार को कि एनर्जी और स्पेस आ गया कहीं से, नेगेटिव एनर्जी मान लीजिए, पॉजिटिव एनर्जी मान लीजिए, पर इस इवेंट को, बिग बैंग को ट्रिगर किसने किया, चलाया किसने? ऐसा कैसे हो गया कि सारी एनर्जी और स्पेस
अपने आप चलायमान हो गई और अपने आप बिग बैंग का इवेंट हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमारी डेली लाइफ में अगर हम देखते हैं तो ऐसा कोई इवेंट हमको दिखता नहीं है जो कि खुद से चल जाए। अगर हमें कॉफ़ी भी चाहिए होती है तो कॉफ़ी हमें बनानी पड़ती है। अगर ये वीडियो भी आप देखेंगे तो इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कैसे हो गया कि इतना मैसिव यूनिवर्स अपने आप स्टार्ट हो गया? इसके लिए हम आएंगे अब क्वांटम लेवल पर, क्योंकि ये यूनिवर्स जब स्टार्ट हुआ था, जब चला था, और एक समय ऐसा था जब वो बहुत ही छोटे स्केल पर था, जिसे कहते हैं प्लैंक लेंथ, जो इस यूनिवर्स का सबसे लेंथ का सबसे छोटी इकाई है। और उस समय पर जो समय था उसे कहा जाता है प्लैंक टाइम, जो समय की सबसे छोटी इकाई है। तो जब पूरा का पूरा यूनिवर्स सब एटॉमिक स्केल में समाया हुआ था, और हम अब जानते हैं कि सब एटॉमिक लेवल पर चीज़ें अपने आप एग्जिस्टेंस में आ भी सकती हैं और अपने आप एग्जिस्टेंस से बाहर जा भी सकती हैं। तो इसका अर्थ है कि उस समय पर भी यूनिवर्स अपने आप चलायमान हो सकता है अगर वो सब एटॉमिक या क्वांटम लेवल के नियमों को फॉलो करे। तो अब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी चेंज हो जाती है और हम आ जाते हैं कॉज एंड इफेक्ट वाली एनालॉजी पर, क्योंकि अभी तक भी कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा, कई लोग समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या सच में बिना कॉज के कोई घटना हो सकती है? जब तक कोई किसी चीज़ को चलाए ना, क्या कोई चीज़ चल सकती है? और उसके लिए स्टीफन हॉकिंग एग्जाम्पल लेते हैं रिवर्स का। रिवर जो फ्लो करते हैं वो अपने आप तो नहीं फ्लो करते। जब माउंटेन पर बारिश होती है तो माउंटेन से पानी नीचे आता है झरने के रूप में, और वो झरना बहता है नदी के रूप। नदी जाकर मिलती है समुद्र में। समुद्र में जब सारा पानी इकट्ठा होता है तब वो बारिश का रूप लेता है। बारिश जाती है फिर से माउंटेन पर, और ये चक्र चलता रहता है। पर इस चक्र को चलाया तो किसी ने होगा शुरू में। पानी किसी ने तो बनाया होगा। पानी बनाने के लिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो कहाँ से आया? तो इसका आंसर स्टीफन हॉकिंग देते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो बिग बैंग से आया है, क्योंकि वही हाइड्रोजन हमारे सूर्य में है और वही हाइड्रोजन यूनिवर्स के सभी स्टार्स में मौजूद है, जो यूनिवर्स का सबसे अबंडेंट एलिमेंट है। और अब हम जानते हैं कि लॉज ऑफ नेचर ये डिक्टेट कर सकते हैं कि एक प्रोटॉन, जो कि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है वो अपने आप एग्जिस्टेंस में आ सकता है, अपने आप एग्जिस्टेंस से बाहर जा सकता है। तो जब एक प्रोटॉन अपने आप एग्जिस्टेंस में आ सकता है तो ये बिग बैंग भी अपने आप एग्जिस्टेंस में आ सकता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टीफन हॉकिंग कह रहे हैं कि इट इज़ पॉसिबल, अगेन वी डोंट नो फॉर श्योर, इट इज़ पॉसिबल दैट नथिंग कॉज द बिग बैंग, नथिंग। वो फिर से जाते हैं आइंस्टाइन की थ्योरीज पर, और यहाँ पर अब वो समझाते हैं एक ब्लैक होल के माध्यम से। अब हम जानते हैं कि ब्लैक होल इतने डेंस स्ट्रक्चर होते हैं, इतने डेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होता है कि लाइट भी बेंड हो जाती है, और जो भी चीज़ ब्लैक होल के अंदर जाती है वो वापस नहीं आती। हॉकिंग रेडिएशन की फॉर्म में वापस आ सकती है, बट यहाँ पर डिस्कशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ ब्लैक होल में जाती है वो वापस नहीं आती, और लाइट भी ब्लैक होल के अराउंड में बेंड हो जाती है। तो अब वो बोलते हैं कि एक जो घड़ी लीजिए, और उस घड़ी को अगर मान लीजिए कि मैं एक ब्लैक होल के अंदर फेंक दूँ, तो वो घड़ी जो कि ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग है, और हमने हमारे पहले के वीडियोस में भी देखा था कि ग्रेविटी अफेक्ट्स टाइम एज वेल, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि जितना ज़्यादा हम एक्सट्रीम ग्रेविटी के पास जाएंगे उतना ज़्यादा टाइम स्लो हो जाएगा। और ब्लैक होल का जो सेंटर होता है, जो सिंगुलैरिटी होती है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वहाँ पर टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहाँ पर टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर उस ब्लैक होल के सेंटर पॉइंट में यानी सिंगुलैरिटी में अगर वो घड़ी चली जाएगी तो वो घड़ी वहाँ पर काम नहीं करेगी। इस वजह से नहीं कि वो घड़ी खराब हो चुकी है, बल्कि इस वजह से कि ब्लैक होल के सेंटर में यानी सिंगुलैरिटी में वो हॉल्ट पर आ गया है, टाइम वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह से अगर हम टाइम में पीछे जाते जाएंगे बिग बैंग के समय पर, जब पूरा यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी की फॉर्म में था जिसे ब्लैक होल से कंपेयर किया जा सकता है, तो उस सिंगुलैरिटी पॉइंट पर, उससे पहले या उस पॉइंट पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। और स्टीफन हॉकिंग बताते हैं कि यू कांट गेट टू अ टाइम बिफोर द बिग बैंग, क्योंकि उस समय पर कोई टाइम नहीं था। तो जब लोग पूछते हैं कि क्या किसी सुप्रीम पावर ने, किसी ऐसी शक्ति ने इस यूनिवर्स को बनाया है, तो वो ये बोलते हैं कि इस सवाल का कोई सेंस बनता ही नहीं है। और क्यों सेंस नहीं बनता, इस पूरे चैप्टर में उन्होंने बताया। ये उसी तरह से है अगर मैं पूछूं कि मुझे अर्थ के एज पर लेके चलो, तो ये क्वेश्चन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अर्थ का कोई एज है ही नहीं। अर्थ एक स्फीयर है, राउंड है,
अंत में मैं भी यही कहूँगा, स्टीफन हॉकिंग ने भी यही कहा था कि हम जो भी विश्वास करना चाहते हैं, वी आर फ्री टू बिलीव, नोबडी इज आस्किंग यू टू चेंज योर बिलीफ। बट साइंटिफिक व्यू पॉइंट से, साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट से सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, सबसे सिंपलेस्ट जो उसकी परिभाषा हो सकती है कि शायद देयर इज नो गॉड। और इसी के साथ वो कहते हैं कि जब कोई सुप्रीम पावर, कोई आसमानी शक्ति नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई आफ्टर लाइफ भी नहीं है, कोई हेवन और हेल भी नहीं है। अगेन, यू आर फ्री टू बिलीव वट एवर यू वॉन्ट टू बिलीव, बट साइंटिफिक व्यू पॉइंट से यही सत्य है। जब हम मरेंगे तब हम एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे और हम वही बन जाएंगे जो हम मरने से पहले थे, स्टारडस्ट। हमारे पास, हम सबके पास एक जीवन है और उस एक जीवन को जीने का हमें मौका मिला है, तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, हमें हम्बल होना चाहिए कि हमें जीवन मिला। हम इस यूनिवर्स के 14 बिलियन, ऑलमोस्ट 14 बिलियन साल में से कुछ साल एग्जिस्ट कर पाए, और उसी वजह से मैं भी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल हूँ कि आई एम अलाइव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस बुक की रिव्यू और कमेंट्री पसंद आई, एक्सप्लेनेशन पसंद आई, तो हम इस तरह के वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे और किसी बुक के साथ। यहाँ पर आप जो बुक्स देख रहे हैं, अगर आप इसमें से किसी एक बुक का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो